प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम एक फिजिक्स का नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है और क्लास 12th का थोड़ा सा आपका बेस है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा फिजिक्स देखिए, आपके पास केमिस्ट्री है, बायो है, वो अपने आप में थोड़ा ठीक है, आपको उतना परेशान नहीं कर देते हैं। और लेकिन थोड़ा फिजिक्स थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर रखता है, तो फिजिक्स में आपको थोड़ा तकलीफ आ सकती है। लेकिन कल्याण कहिए कि हम बिहार बोर्ड से हैं तो थोड़ा उतना तकलीफ हमको नहीं आता है। लेकिन ये लेक्चर्स बाकी बोर्ड्स के भी बच्चे होंगे तो आपके लिए भी सक्षम होगा, क्योंकि कंटेंट में इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। हाँ, लेवल में थोड़ा ज्यादा, मतलब ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बिहार बोर्ड के, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार बोर्ड के लेक्चर्स हैं तो ज्यादा मैं तो कराऊंगा बिहार बोर्ड वाले। लेकिन मैंने देखा सीबीएसई बोर्ड से बच्चे मैं थोड़ा उनको पढ़ाता हूँ तो उनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा अपर हाइयर है अपने कंपेयर बिहार बोर्ड की तुलना में। तो बिहार बोर्ड वाले के बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप मेहनत कीजिएगा, आपसे काम हो जाएगा। लेकिन बाकी बोर्ड्स के बच्चे अगर हैं, माध्यम आपका हिंदी मीडियम है, तो आप बिल्कुल इस लेक्चर से फायदे उठा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और अपने जो जिस बच्चे के बोर्ड के हैं अपने अपने बोर्ड्स का क्वेश्चन को लगाइए, जरूरी होता है। चलिए, तो देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक में बना कैसे, इसको हलाया कौन। तो इसमें हमको पहले थोड़ा चार्ज के बारे में जानना पड़ता है कि चार्ज क्या होता है। ठीक, तो पूरा बेसिक से चलेंगे, सब कुछ लेकर चलेंगे। एक भी आपका ऐसा फील नहीं है कि चैप्टर को परेशान किया हो। देखिएगा, तो ये चैप्टर अपना शुरू हो रहा है तो बिल्कुल जैसे बच्चे हम आपको नोट्स से पढ़ाएंगे। नोट्स अपना एनसीईआरटी बेस्ड होगा और साथ में थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा होगा अपने नोट्स का, क्योंकि आपके बोर्ड्स के भी एग्जाम जो भी है तो पास में ही है। मैं उतना टॉपिक कचरा भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट छोड़ेंगे भी नहीं। विद्युत क्या है, तो पहले हम देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश के बारे में। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको लिखना विद्युत आवेश, ये मत लगाइएगा बीच में। विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ होता नहीं है। कोई पदार्थ, जितने मेटर है, जितने सब्सटेंस दुनिया में पदार्थ है, उसका गुण है। किसी पदार्थ का गुण है। अब इस क्या है, किसी भी पदार्थ का गुण है। कैसा गुण है, जो उसको, जिसका विद्युतीय और चुंबकीय गुण का के लिए उत्तरदायी होता है। कोई पदार्थ में चुंबकत्व गुण या विद्युत गुण आता है, चुंबकीय प्रभाव या विद्युतीय इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो भी हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं, उसको करवाने वाला होता कौन है, चार्ज। कौन होता है, चार्ज। क्लियर हो गया। अब इस क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है जो हमको विद्युतीय और चुंबकीय गुणों का अनुभव करवाता है। हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद कर सकते हैं। डिफिनेशन आप डिफिनेशन ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंसेस। सारे कोई सब्सटेंस तो उसका प्रॉपर्टी होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। उस पदार्थ में जो उसका चुंबकत्व गुण है, उसका विद्युत वाला गुण है, उस गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। हो गया। सर चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे सर चार्ज होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा, धनात्मक आवेश क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई सब्सटेंस है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो समझ लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। किसी पदार्थ में अगर प्रोटॉन की कमी हो गई, समझ लो पॉजिटिव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, समझ लो उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा हो गया, तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पदार्थ नेगेटिव चार्ज कहलाएंगे। सर इसको थोड़ा समझा दीजिए, समझा देते हैं आपको। देखिए, आपको करा देते हैं थोड़ा सा, बच्चे जी मजा आ जाएगा आपको, टेंशन ना लेने का। देखिए, मान लीजिए कोई मेटर है, दो सब्सटेंस लेते हैं। मान लीजिए कोई दो सब्सटेंस है आपके पास, एक को हम ए बोलते हैं, दूसरे सब्सटेंस को हमने बी बोल दिया। मान लीजिए इनके पास कोई अपने पर होगा कि कोई जो सब्सटेंस होते हैं उसमें सब पार्टिकल तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम बात दो ही करेंगे यहाँ पर। एक मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है, इसमें मान लीजिए 10 प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मान लीजिएगा 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या हो गया, मान लीजिए कि इसमें भी 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मान लीजिए। सर चार्ज क्या होता है, अब इस क्या होते हैं, देखिए, अगर मान लीजिए इसके फ्रिक्शन किया जाए, घर्षण किया जाए,
इसके तरीके पढ़ेंगे आप क्लास 12 में, कैसे हम चार्ज करते हैं किसी कोई समय में, कैसे चार्ज आता है, कैसे जाता है। मान लीजिए कोई कारण से इसमें का आवेश इसमें आया, तो इसमें 10, अच्छा सर मूव, इसमें से मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ गए, तब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, 15 से 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन 15 हो गया, तो आप देख रहे हैं किसकी वृद्धि हुई है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये हो गया, ये जो पार्टिकल होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव। इसमें कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें क्या हो गया? 10 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी अब यहाँ पर क्या हो गया? 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, जहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा पार्टिकल हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं सर, मजा आ गया सर। चलो, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बात करते हैं सर, अगर देखिए 2 सेम आवेश हुए तो क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, 2 पिंड है, दोनों पर सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को ना, ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा। अगर मान लो दोनों पर ऋणात्मक चार्ज होगा, तो दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो भी ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर अन आवेश हो गया, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, अब ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको खींचेगा, दोनों अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है, समान आवेश एक दूसरे को देखिए, ये इसको धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव अलग अलग चार्ज है तो अट्रैक्शन कर रहे हैं। याद रखिएगा जी सर। यूनिट ऑफ चार्ज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है कि सर चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है सर, एम्पियर, सर कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। एक तो कूलम होता है, या कूलम को इस कह सकते हैं आप एम्पियर गुना सेकेंड, यानी क्यू बराबर कर सकते हैं एम्पियर को आई और टी पर सेकेंड। जब बचे धारा कैसे मत, आई फॉर करंट कैसे मात्रक एम्पियर होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करो। एम्पियर गुना सेकेंड को भी हम कूलम कर सकते हैं, आपके पेपर में ज्यादा कूलम ही रहेगा। आवेश को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं सर। यहां तक बातें बच्चे क्लियर हो गया जी सर। आपको एक बात याद रखना होगा सर, 1 कूलम चार्ज में इतना स्टार्ट कूलम होता है, या 1 फैराडे में इतने, 1 फैराडे इतने के बराबर होता है, ये कूलम इतने के बराबर होता है, इतने स्टार्ट कूलम के बराबर होता है, और 1 फैराडे इतने कूलम के बराबर होता है, याद रखना है जी सर। और हम बात करते हैं प्रोटॉन पर, देखो आवेश प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होता है, ये होता है 1.6 गुना 10 की पावर -90 कूलम प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, तो -1.6 गुना 10 की पावर -90, सेम होता है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इतना ही डिफरेंस है सर। न्यूट्रॉन पर 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं सर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ वही मूवमेंट करता है, वही मूवेबल होता है, वही मूवेबल होता है। किसी पदार्थ में कोई आवेश को जाना है या आना है, कौन काम करेगा आने जाने वाला काम? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही आप क्लास 9 पढ़ के आए हैं, किसी भी पार्टिकल के न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता है, यहाँ पर प्रोटॉन होता है, लेकिन इसके बाहर जितने कक्ष होते हैं, जितने ऑर्बिट होता है, इसमें चक्कर कौन लगाता है? इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप ये पढ़ के आ चुके हैं, है ना। अब ये बात हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी पिंड में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जो आवेशन के लिए एकमात्र उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। किसी पदार्थ को आवेशित करना है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन होता है। कोई समस्या नहीं सर। फास्ट चल रहे हैं जी बिल्कुल, हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, लेकिन टॉपिक तो नहीं छोड़ रहे हैं, जोर से बोल भी रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं सर साउंड का दिक्कत है, और मत बोलना कि साउंड का दिक्कत है। चलिए अब देखिए, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। बहुत क्लास 12th में तो वही पूछा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप यहाँ सीख लीजिए, 12th में बच्चे कहीं गए तो काम आ जाएगा। देखिए आपसे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है ये कूलम के लिए। आप देखिए क्वांटीकरण, मैं क्वांटीकरण छोड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो गई। ये क्वांटीकरण क्या है? देखिए क्वांटीकरण क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कहता है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में आवेश सदैव
जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पूर्णांक में जाएंगे। किस में जाएंगे? पूर्णांक में। कहीं इलेक्ट्रॉन जाना होगा तो एक जा सकता है, दो जा सकता है, या -1 एक आ सकता है, दो जा सकता है, या दो माइनस में आ सकता है। यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, कभी 1.2 1.3 नहीं जाएंगे, हाफ में इंटीजर नहीं जाएंगे, सिर्फ किस में जाएंगे? पूर्णांक गुणज में से, मतलब समझो कि वो पूर्ण संख्या में जाएंगे। हो गया? चलिए अब आइए यहां से बनाते हैं। तो क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एन, यानी अब क्यू हमको चाहिए 1 कूलम है। देखिए 1 कूलम और एन पता करना है, और इलेक्ट्रॉन पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, कितना होता है, कितने कूलम होता है। हमको ये गुना में है तो इसके डिवाइड में लाना है, तो चला गया डिवाइड में। देखो ये सारे एक के डिवाइड में चला गया। देखो अब हमको डेसिमल हटाना है तो ये 10 बन जाएगा। देखो 10 बन गया, और ये पावर माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस बन जाएगा। क्यों सर बन जाएगा? थोड़ा सा बेसिक मैथ आपको बता दूं, तो आप क्लास 9 पढ़े थे, 1 के पावर -1 जो होता है 1/1 के बराबर होता है। ठीक है, अब लिखिए 16 से 10 काटने में दिक्कत हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो इसमें बढ़ा के इसमें से, देखो 10 के पावर 19 का मतलब कि 10 में 19 को जीरो है, तो एक जीरो इसमें मैं लेता हूँ, तब बचेगा 10 के पावर 18 जीरो, और ये 100 बन जाएगा। अब 100 से 16 को 100 से भाग दे देना, कट जाएगा इतना बड़ा। अतः एक कूलम में रचना करने के लिए हमको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको याद रखना है कि 1 माइक्रो कूलम बराबर इतने, और एक, देखो इसको बोलते हैं मिली कूलम। 1 मिली कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, और 1 माइक्रो कूलम में इतना। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बुक में दिखा दूं। बुक में क्या दिया, पेपर में सवाल तो बहुत है बच्चा जी, एक बार बच्चे अपने एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जरूरी होगा थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, बीज धारा कैसे? बीज धारा के दो ऐसे मात्रक होते हैं। चलो ठीक है, ये बात पढ़ेंगे। बीज धारा के दो मात्रक होते हैं। ये तो आवेश क्या हो गया, बीज धारा के दो मात्रक होते हैं। जब हम बीज धारा पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ा देंगे। तो आवेश के दो छोटे मात्रक इसको याद रखना है। अच्छा एक बात कहें कि सर ब्रह्मांड में आवेश कहाँ है? जितने यूनिवर्स है इसमें चार्ज कहाँ है? तो ब्रह्मांड में आवेश प्रत्येक कण में मौजूद है। जितने पार्टिकल हैं सब में है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं। देखो, और न्यूट्रॉन की जो प्रकृति, देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तथा न्यूट्रॉन की प्रकृति जो होती है उदासीन होती है। वो चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आवेश के गुण थोड़ा याद रखिएगा। आवेश एकात्मक होता है, मतलब किसी भी पिन में जाएगा आवेश तो उसके बीजगणितीय रूप में जाएगा, 1 2 3 4 करके जाएंगे। आवेश कंजर्व होता है, आप पढ़े थे आप क्लास 9 में। आवेश कंजर्व होता है, ना उसे बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। आवेश अपरिवर्तनीय होता है। चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है, मतलब उसको हम बदल नहीं सकते हैं। किसी प्राथमिक आवेश का संख्यात्मक मान वेग से स्वतंत्र होता है, उसको वेलोसिटी से, वेग से कोई मतलब नहीं होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान में, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि चालक किसे कहते हैं। चालक कोई पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सारे धातु है, जैसे सिल्वर, चंद, नाइक्रोम, मैग्नीज, सब क्या है बच्चे जी? ये मिश्र धातु है। कार्बन का भी अप्रूव ग्रेफाइट, ये भी क्या होता है? ये भी चालक होता है, इसमें धातु। यानी और चालक के लिए क्या उनको रिस्पॉन्सिबल है, और चालक और धारा किसमें प्रभावित हो सकते हैं? और तो भाई मानव शरीर। देखना हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमको करंट मार देता है। कुछ चालक इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कर सकते हैं, तो वही वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जैसे कि रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, वैसे पदार्थ जिसमें जो चालक और कुचालक के बीच का काम करता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कुछ आप याद कर सकते हैं एग्जाम्पल अर्धचालक के, आर्सेनिक, जर्मेनियम, और GS TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब कुछ एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। हाँ, एक टॉपिक शुरू करते हैं, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या है? पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि इकाई धनावेश को, यहाँ मान लीजिए कोई दूर चार्ज है, उसको एक किसी चार्ज के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है
किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य का उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहलाता है। देखिए ध्यान से, आपको ना फिगर से बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई चार्ज है, इसकी कोई बाहरी क्षेत्र है, इसकी ये विद्युत क्षेत्र है। मैं इस चार्ज को इसके विद्युत क्षेत्र यहाँ तक लाने में, इस चार्ज को उठाकर, ये कोई अनंत पर इन्फिनाइट पर कोई चार्ज है, इसको मैं इसके कोई बड़े चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, इस बिंदु पर जो लाने में काम करना पड़ता है, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है, उसे इस बिंदु का कहलाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कहला सकते हैं डब्ल्यू जो होता है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज लाएंगे तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला कर सकते हैं। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? इकाई धन आवेश मतलब कोई 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो के लिए एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर इस बिंदु तक जो लाने में कार्य करना पड़ा है, इसलिए Vp लिखा हूं। जो कार्य करना पड़ता है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हो गया? याद हुआ? आया मजा? पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छे से बना लो, ठीक है। आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आप ये भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है, पेपर में आ सकता है। इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसीलिए अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल बटा कूलम होता है, जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम। आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट में कैसे, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं, ठीक है, इसी को वोल्ट कहते हैं। एक सवाल वाल देखा जाए, जैसे कि आपसे सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर कोई 2 कूलम चार्ज है, इन्फिनिटी पर है, इस पर लाना है, तो कितना आपका आंसर आएगा? उसके लिए कितना वोल्ट होगा? ये 10 वोल्ट कार्य करना पड़ेगा कि 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट। आपसे Vp पूछा गया कितना होगा, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया? W बराबर 20 जूल दिया गया। तो आप पर है फॉर्मूला V बराबर W बाई क्यू। V दिया है 20 जूल बटा 2 कूलम। 2 कूलम को लाने में जो कार्य करना पड़ा, जूल बटा कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल देखो, जूल बटा कूलम वोल्ट हो गया, और 2 से काट दो 10 वोल्ट आंसर आ गया। आपका आंसर क्या होगा? 10 वोल्ट। कुछ न्यूमेरिकल आपको करने होंगे, मजा आएगा सर। फिजिक्स में आपको फील्ड दिलाया जाएगा। सर विभवांतर क्या होता है? ये थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा इसको याद करें। पहले तो डिफिनेशन में याद कराते हैं। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को, किसी धारावाही चालक में कोई चालक है जिसमें कंडक्टर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहे हैं, और 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को एकांक मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप इसको डायग्राम से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इसके का डायरेक्शन इधर दिखाया गया है। अब इसको बोला गया, देखिए, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ऐसे या ऐसे भी समझिए। 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता होगा, जिसे हम कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर जो होता है डेल्टा V, तो VQ यानी ये वाला VQ और माइनस VP, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और दोनों के डिफरेंस में जो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर होगा। और जो दोनों के बीच के विभवांतर है W बोलेंगे, क्यों इसका फॉर्मूला वही बन के आएगा। यानी हम कह सकते हैं विभवांतर फॉर्मूला VQ माइनस VP बराबर W। ये बिल्कुल उसके ही जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस, देखो इनके और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वही विभवांतर होगा। लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि 2 विभव के बीच में जो 2 पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे विभवांतर कहते हैं, लेकिन आपको ऐसा याद नहीं करना है। आप कहें किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये मान लो कोई यूनिट चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। चलिए, ये भी क्या है? ये भी एक अदिश राशि है।
क्योंकि इट हैज नो डायरेक्शन, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। सर इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल बाई कूलम, यानी इसका भी सही मात्रक, यानी विभव का, देखो विद्युत विभव का भी सही मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी सही मात्रक वोल्ट होता है, थोड़ा याद रखना। सर इसको फील दिलाइए, सर मजा दिला देंगे। चलो आइए आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर ये मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पर पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, 2 कूलम का चार्ज है, इसको यहाँ तक लाने में इसका आज इसमें जो लाने में जो कार्य करना पड़ा है, डब्ल्यू जो वर्क डन है 60 जूल के बराबर है। तो फाइंड विभवांतर क्या होगा, इनके बीच के अंतर क्या होगा? देखो लिखा है वी बी माइनस वी ए, वोल्ट वी पर वी माइनस वी ए कितना होगा? तो आपने पढ़ा है कि डेल्टा वी माइनस वी ए पढ़ा है आपने। तो ये वी माइनस वी ए जो होता है वी बाई क्यू होता है। तो वी कितना है 60 बटा 2, 2 से भाग दे दो, कट गया। यानी 30 जूल, कितना 30 जूल बटा कूलम या 30 वोल्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन पे ये आंसर आ रहा है। सर आपको मजा दिलाने के लिए क्वेश्चन और हम कराएंगे, और इसमें बच्चे थोड़ा बचा कर रहिएगा, डायरेक्शन पर ध्यान देना। इस बार थोड़ा उल्टा पूछा गया, वी ए माइनस वी पूछा गया और ऑप्शन भी दिया गया। एक बार ट्राई करो तो सवाल को लेके। चलिए देखते हैं, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए अच्छा है। और मेरे बच्चे जो चाहते हैं कि कंपटीशन में मैं परीक्षा निकालूं, मैं पॉलिटेक्निक परीक्षा दूं, आईटीआई की परीक्षा दूं, तो बच्चे जी थोड़ा सा आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, बोर्ड में तो आपके नंबर ला ही देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं, इतना आपको परिश्रम करवा दिया जाएगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है वी माइनस वी और यहाँ पर वी माइनस वी पूछा गया है। तो बताओ ये इसका आंसर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पर -15 वोल्ट है। इसका आंसर निकालो तो हो गया। ट्राई किया, चलो एक बार मिला लो, कितने बच्चों का -40 आया। यहाँ बच्चे अब क्यों फंस गए? देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन लाने का दिशा जो है इधर से इधर है, इधर से हम इधर ला रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा पीछे जाएंगे आप तो आपको मालूम चलेगा। अब जो कूलम चार्ज को ला रहे थे ए से बी ला रहे थे, किधर से ला रहे थे? ए से बी ला रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल लाए थे बी तक, बी तक जो लाने में काम करना पड़ा है तो बी माइनस ए करना पड़ता था, लेकिन इस बार तो डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, तो आप वी ए माइनस वी भी करेंगे। क्या करेंगे? वी ए माइनस वी भी, लेकिन उल्टा पूछ लिया गया वी माइनस वी, तो इसका भी नेगेटिव आंसर होगा। सवाल है कि 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसको भी बना सकते हैं। 118 वोल्ट है, 128 वोल्ट है, इस 2 कूलम को यहाँ तक लाने में कितना काम? फॉर्मूला वही है, आसान क्वेश्चन है, 20 वोल्ट आ जाएगा। कितना इस बार वर्क ये निकलना, वर्क डन निकलना, तो वर्क डन तो जूल में आएगा, क्योंकि वोल्ट गुना कूलम जो होता है ना वो जूल ही होता है। और न्यूमेरिकल है सर, करेंगे 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश की गणना, आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है बताइए। तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी से। ट्राई कर लिया आपने, बन गया होगा। चलो सर देखिए, बोला कि 6 वोल्ट की बैटरी आपको कितना ऊर्जा देना पड़ता है, नहीं चार्ज की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि देखिए हम मान लीजिए प्रत्येक कूलम को, तो यानी प्रत्येक कूलम मतलब 1 कूलम, पर कूलम बोला है तो पर कूलम। पोटेंशियल वोल्ट दिया है इस पर 6, और आपको ये भी निकालना है, भी और डब्ल्यू की एनर्जी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है आपसे, डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी इंटू की हो जाएगा। चलो अब देखिए ये 1 है, 6 जूल, तो 6 वोल्ट की बैटरी के लिए 6 जूल देना पड़ेगा। अगर कोई पूछे 12 वोल्ट की बैटरी में कितना एनर्जी हो जाएगा, 12 जूल कम करना पड़ता है। सवाल है कि 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच जो है 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया जाता है? ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ये सवाल एमसीक्यू में आ चुका है, बिहार बोर्ड में एमसीक्यू में आया हुआ है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 बिंदु के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु, दोनों में 12 वोल्ट 2 कूलम को ले जाना है। सर क्या फॉर्मूला तो वही पर है ना, डब्ल्यू बाई क्यू, बस दुगुना कूलम कर देना, तो आपका 24 जूल आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 24 जूल। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और ये बोर्ड में आया हुआ भी सवाल है। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा क्या है?
वो देखो, समय के सापेक्ष विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होगा धारा का? आवेश बटा समय। आवेश की प्रवाह समय के सापेक्ष, यानी यूनिट यूनिट टाइम में कितना आवेश का फ्लो हो रहा है। आवेश कैसे मतलब क्यू और टाइम का टी, यानी आई बराबर क्यू बाई टी। फॉर्मूला बन गया। तो क्यू का फॉर्मूला यहीं से निकाल सकते हैं, आई इंटू टी। यह भी एक अदिश राशि है। कूलम बटा सेकेंड यानी एम्पियर 20 का हो सकता है। इस कैसे, यानी विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर भी होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन के विपरीत अगर जो भी हम करें आवेश के प्रवाह, कौन सा आवेश? वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसकी विपरीत दिशा में धारा फ्लो करती है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो करंट की दिशा इधर मान लिया जाता है। तो करंट की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, उल्टा। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आई किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझा दिया। करंट की दिशा धनावेश होती है। कोई करंट की दिशा जो पॉजिटिव माना गया तो वही मान लो जो प्रोटॉन की दिशा। विद्युत धारा कैसे मात्रक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एम्पियर के दो छोटे छोटे मात्रक हैं। ये परीक्षा में बहुत पूछता है कि एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितने एम्पियर? 10 की पावर 6 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से रखना। थोड़ा मैं लिखता हूँ, आईएमपी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, आपके लिए। धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। एमीटर को सीरीज में जोड़ाते हैं। जब याद रखना सर, सीरीज पैरेलल क्या है पढ़ना है, पढ़ लेंगे हम लोग, टेंशन मत लेंगे। आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो जीरो होता है। और जो वास्तविक एमीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन इसका आइडियल का जीरो होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ड्रॉ करंट करंट खींचती है इतना एम्पियर 20 मिनट के लिए, तो कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। उस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हुई है। आई आपको पता है इतना, टी इतना, 20 मिनट तो 20 मिनट का सेकंड बदल लो। क्यों पूछा गया है? आई इंटू क्यू पर फॉर्मूला पढ़ेगा, आई बराबर क्यू इंटू टू, धारा का फॉर्मूला पढ़े आप लोग। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई के मान इतना है, टी तक गुना कर लेने का आंसर आ जाएगा। तो इतना कूलम, 300 कूलम हो जाएगा। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, करके देखिए। तो किसी बल्ब में की तंतु जो है 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करती है। सर ए से क्या करना? एम्पियर। एम्पियर किस कैसे मात्रक है? धारा का। धारा कैसे मात्रक? एम्पियर है, याद रखना है। टाइम से समय होगा, सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेना, बना के देखिए। 3 ऑप्शन दिए गए मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। चलो जा, मैंने तो नहीं बनाया, ये तो होमवर्क ही रहेगा। वो क्या फायदा जब बच्चे को सवाल ना करवाया जाए होमवर्क में। आइए सर, हम आइए हम थोड़ा पढ़ते हैं 1 वोल्ट के बारे में। सर 1 वोल्ट क्या होता है? आपने बैटरी अक्सर देखा हो सर, 2 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 2.5 वोल्ट की बैटरी, 3.5 वोल्ट की बैटरी। सर वो होते क्या है? देखिए, 1 वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन पूछता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। आपसे क्वेश्चन को पूछ ले कि 1 वोल्ट को परिभाषित करो, डिफाइन करो, तो कहना कि आप दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहा जाता है यदि 1 कूलम विद्युत आवेश को, एक कूलम विद्युत आवेश को, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो 1 जूल काम करना पड़े। 1 वोल्ट, 1 कूलम, 1 विद्युत आवेश, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ा है तो बैटरी 1 वोल्ट। तो सब 2 वोल्ट को बोलेंगे, 440 वोल्ट को बोलेंगे, 220 वोल्ट को बोलेंगे। तो वहां पर कहिएगा आप, वहां पर कहेंगे 1 कूलम 220 वोल्ट आवेश को, 220 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में अगर 220 जूल का कार्य करना पड़े तो 220 वोल्ट, जितना जूल काम करना पड़े। सर विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। वोल्टमीटर को हमेशा 2 बिंदुओं के बीच में समानांतर क्रम में उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में। और एमीटर को किस में जोड़ा गया था? सीरीज में जोड़ा गया था, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। दोनों को बात ध्यान से याद रखना। हाँ, सीरीज में, ठीक है।
देखो यहाँ लिखा हूँ एमीटर को सीरीज में, सीरीज के हिंदी सर क्या होता है, सीरीज के हिंदी लिखा हूँ, इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। जगह कम है, क्या करे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरीज के हिंदी। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। अरे हिंदी माध्यमिक बच्चे ना फंस जाते हैं, इसलिए तो हमको ध्यान देना पड़ता है। तो एमीटर को याद रखिएगा, अमीटर को किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि वह परिपथ से नगण्य धारा लेता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इतना प्रतिरोध ज्यादा होता है कि वोल्ट कम लेता है। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वोल्ट कम लेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वोल्ट ज्यादा लेगा, ज्यादा करंट लेगा। यानी वोल्ट मीटर धारा लेता ही नहीं। नगण्य मतलब निग्लिजिबल, ना के बराबर। आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनाइट बताया गया है, और रियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च बताया गया है। याद रखना, 10 वोल्ट कहता हूं जो 10 जूल का काम, 10 जूल, 1 कूलम आवेश को ले जाने में 10 जूल काम करना पड़े, 10 वोल्ट। 220 वोल्ट का बोलेंगे तो 20 जूल। 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 20 जूल का काम करना पड़े तो 20 वोल्ट। 440 वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 440 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो 440 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए सर 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। एम्पियर क्या होता है, धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो उसमें प्रवाहित धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब कोई चालक है, कोई मानिए वायर है, इसके ये क्रॉस सेक्शन से मतलब इसे काटा गया, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तार के अंदर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जी से करता है। अगर इसमें 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में, अगर देखो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो 1 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो 2 एम्पियर। 1 सेकंड में 3 कूलम प्रवाहित होगा तो 3 एम्पियर कहेंगे। आपने 4 पर लिखा, 4 पर लिखा 2 एम्पियर का चार्जर है, 3 एम्पियर का चार्जर है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। सर विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा बताइए बंद क्यों किया है, देखिए आप स्विच दाबते हैं तब, अच्छा जब स्विच दाबते हैं तो ऑन करते हैं तो आपका पंखा चलने लगता है, टीवी चलने लगता है, चार्जिंग होने लगता है, एक बार ऊपर करते हैं तो ऑफ होता है। तो जब आप बंद करते हैं तो धारा बंद करती है। देखो जब स्विच दाबते हैं ना, स्विच नीचे, मतलब स्विच अपने दाबा नीचे ऑन हो गया, ऊपर तो खुल जाता है। जब आपका सर्किट बंद होगा, जब का परिपथ बंद होगा, अगर परिपथ क्लोज हो जाएगा तो धारा बहेगा, और परिपथ खुल जाएगा, टूट जाएगा तो धारा नहीं बहेगा। अब स्विच दाबते हैं तो सट जाता है, धारा बहने लगा। खुल गया धारा, खुला तो धारा नहीं, माने 2 प्लग है, स्विच क्या करता है, जाके से तार में तार सट जाता है, धारा बहने लगती है, फिर टिप टप करते रहते हैं तो क्लोज धारा बहेगी। ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो बंद क्लोज को हम बोलते, बंद धारा को पथ को हम परिपथ बोलते हैं। जब स्विच बंद होता है तो परिपथ, तब आपका धारा प्रवाहित होता है। स्विच खुला रहेगा तो नहीं आएगा, और जब स्विच खुला होता है तो परिपथ टूट जाता है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। याद रखिए यार, एमीटर को हम सीरीज में जोड़े हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़े हैं, एकदम ध्यान से। चलिए, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, वही धनावेश और ऋणावेश, जो पढ़ चुके हैं पीछे, हो गया नोट, धनावेश और ऋणावेश। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, जब शीशा का छड़ होगा और उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ आवेश 12th में पढ़ाई जाएगा, तो ध्यान से याद रखना। एवोनाइट की छड़ और ऊनी कपड़ा पर रगड़ेंगे, एवोनाइट की छड़ ऊनी कपड़ा पर रगड़ेंगे तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेश होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज चलाता है और इस पर पॉजिटिव आता है। धनावेश ऋणावेश के बारे में क्या बोला था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि अगर रेशम की कपड़ा कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ेंगे तो कांच के छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनावेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज चलाएगा। और यहाँ पर जो एवोनाइट की छड़ अगर ऊनी कपड़ा पर रगड़ेंगे, ऊनी कपड़ा पर, तो एवोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिंबल दिखा रहे हैं, आपकी बुक से लिख के याद कर लेना है। ठीक है, हम नहीं लिखे हैं वजह थोड़ा समय बचाने के लिए, लेकिन आप तो भाई देखिए ये सिंबल है कुछ, जैसे कहीं फिजिक्स में साइन मिले बड़ा खुंडी छोटा खुंडी, तो समझ लेना कि ये बैटरी है, सेल। क्या है, सेल।
बैटरी क्या है, बहुत सारा सेल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बैटरी बन गई। ऐसा है तो समझ लो स्विच खुला हुआ है तो करंट नहीं जा रहा है, अगर ऐसा स्विच बना गया तो समझ स्विच बंद है तो जा रहा है, बिंदु होगा इसमें। ऐसा कहीं पर लिखा तार संधि, तो क्या होता है ना कि ऐसे मान तार पर तार गया, तार में कोई ज्वाइंटिंग, तार में ज्वाइंट नहीं करते, उसके लिए सिंबल है। अगर देखो कोई तार ऐसे गया है ऊपर से, और हम तार ऐसे घुमा दिए हैं तो इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, तो इसको खाली क्रॉसिंग बोलते हैं। यानी कोई तार गया है ऊपर से और अब तार लेके चल गए तो इसको ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट है, तार में तार जोड़े हैं, एक तार छिल के बहुत सारे तार उसमें जोड़ दिए हैं। ये बल्ब के लिए सिंगल आएगा, बल्ब के लिए। प्रतिरोध क्या ऐसे सिंबल आएगा फिजिक्स में, कहीं ऐसा साइन है समझ लो कि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, बल्ब के सिंगल। अमीटर के लिए ए आएगा और वोल्टमीटर के लिए भी आएगा। ठीक है, हो गया, बन गया, जैसे बन गया। मैं नोट्स में वही जगह छोड़ा हूँ, देखो जगह छोड़ के रखा हूँ, बनाए। आइए कुछ सवाल देखें बिहार बोर्ड के। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का दूसरा नाम क्या है? विभवांतर का दूसरा नाम क्या है? तो उसी का दूसरा नाम तो वोल्टेज होता है या वोल्ट होता है। धारा मापने वाले धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है? धारा किसे नापते हैं? एम्पियर से। धारा किसे नापते हैं? एम्पियर से। अमीटर से नापते हैं। एक सवाल है कि यदि कोई लैंप है जिससे 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो कितना चार्ज होगा उसका, कितना चार्ज फॉलो होगा, कितने आवेश प्रवाहित होंगे? अपने पर आई बराबर क्यू बाई टी, बस 5 से गुना कर देना, 50 कूलम, 50 कूलम डी डी डी, नॉट फॉर सी, डी। ये नहीं होगा, डी होगा। आइए ओम का नियम पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। करें ओम का नियम धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ओम का नियम धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान पर ताप कांस्टेंट होना चाहिए, पर किसी नियत तापमान पर किसी से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो करंट प्रवाहित होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके विभवांतर के वोल्ट। आई बराबर आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हटाएंगे तो हम वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 1/R लिख रहा होगा, V माइनस V बराबर क्या होता है 1/R। अब यहाँ पर अब 1/R कहने का मतलब क्या है, V का फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे। देखिए ये 1/R के अलावा कोई कांस्टेंट यहाँ पर, देखिए आपने कहा ना कोई यहाँ पर ये R जो है यहाँ पर नियतांक होगा, 1/R ऐसे ले लिया हम, कांस्टेंट है और ये वोल्ट तो है ही है, वोल्ट से गुना करेंगे तो V/R यहाँ से फॉर्मूला बन के जाएगा। मान लीजिए कि V माइनस V कितना है, 1/R है। R क्या है यहाँ पर, जहां पर R क्या है, कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, V बराबर IR। कैसे बना तो समझा ना डिटेल में। देखो आपको यहाँ तक तो बुझा गया होगा कि जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस के विभवांतर की। मान लीजिए कि विभवांतर जो यहाँ पर कोई कांस्टेंट में R लेता हूँ और विभवांतर मान लीजिए 1 वोल्ट है, अब गुना करेंगे तो आई हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/R। यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से तो ये हटाता हूँ, मान लीजिए 1 के बराबर था तो I बराबर V/R। यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये R में गुना हो जाएगा, I में R से गुना हुआ तो V बराबर I में R से गुना हुआ तो IR हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को याद रखना, बीर इसको कहते हैं V/IR, बीर। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, याद रखना। ये जो साइन आप देख रहे थे कैंची ऐसा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, सीधा समानुपाती इसको बोल सकते हैं, सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। देखिए अगर ओम का नियम से अगर आप स्लोप निकालेंगे वोल्ट और आई के बीच में तो सीधा मिलेगा, ठीक है, जब आर कांस्टेंट होगा। अगर 1/R कांस्टेंट होगा तो समझ लेना कि इस बार आई ऊपर चल जाएगा, वोल्ट नीचे आएगा, तो इस बार जो आपका ऊपर आई होगा, आई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और वोल्ट नीचे होगा तो आपका जो स्लोप आएगा 1/R है। 1/R को क्या बोलते हैं,
कंडक्शन ऑफ कंडक्शंस इन लिखे ना, कंडक्शंस ऑफ कंडक्शन, चालन का चालकत्व। ठीक, सर प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध देखिए, किसी चालक का वह गुण है जो अपने से होकर अपने माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम ओम, ये हेडफोन देख रहे हैं क्या? हेडफोन ये वाला साइन देख रहे हैं क्या? ऐसा, इसको ओम बोलते हैं, ये ओम का सिग्नल है। और ये प्रतिरोध कैसे? प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, रेजिस्टेंस, और उसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मान लीजिए कोई यहाँ पर कंडक्शन, कोई मान लीजिए तार है, इस पर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव धन धन, प्लस इधर से आ रहा है तो माइनस इधर से आएगा, उल्टा होता है जैसे। ये आर जो होता है डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल लंबाई को कितना लेंथ है इस पर निर्भर करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्ट एरिया पर निर्भर करता है। एरिया कितना है उस एरिया के इनवर्स पर प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों से आर आर में, तो आर जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल रहता है, रो आएगा, रो। इस रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसे हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक, इसको रेजिस्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। पहले इस पर कुछ सवाल किया जाए, 2024 में पूछा गया था। एक बल्ब के तंतु से, एक बल्ब के फिलामेंट से 112 ओम है, एक बल्ब का जो फिलामेंट है उसका प्रतिरोध जो है 112 ओम है, 1200 ओम है, 220 वोल्ट का बल्ब है, तो विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा वो, कितना करंट खींचेगा वो? अपने पर भी पर बढ़ाइए, भी पता है, आई निकालना है तो ये डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइड कर दो, 11/16 भाग देना, 0.18 एम्पियर आ जाएगा। यानी वो एम्पियर कितना, ये आपका आंसर हो गया, 0, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बच्चे पेपर में सॉल्व करके आ जाएंगे ऐसे, तो मैं खुश रहूंगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। एक सवाल और देखिएगा, कर के पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट के बीच में वायर का कैरिंग धारा जो ले रहा है, 2 एम्पीयर की धारा करंट ले रहा है, 0.1 वोल्ट का, उसमें जो उसका वोल्ट 0.1 वोल्ट है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। उसका मतलब कितना प्रतिरोध लेगा ये पूछा गया है। फार्मूला वही लग जाएगा, V बराबर आई आर का मान ऐसे निकलना है, निकल जाएगा आराम से, आई से डिवाइड कर दो, तो अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन के आएगा, 0 आर का प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। और देखिए V और I की ग्राफ तुमको पहले से पढ़ा दिया हूँ, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर ऊपर V रहेगा, नीचे I ग्राफ, तो ग्राफ हमेशा आर यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ सीधा जाएगा। और ये जो आर, इसका स्लोप जो होगा tan थीटा के बराबर होगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए ज्यादातर मायने करेगा, बिहार बोर्ड वाले के लिए नहीं। लेकिन अगर I और V का जो ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पर जो इसका जो स्लोप आएगा 1/r के बराबर आएगा। चालक का चालकत्व बोलते हैं। एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक कंडक्शन होता है, कंडक्टर होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ये भी अब बिहार बोर्ड के सिलेबस थोड़ा सा अपर लेवल है, बड़े क्लास में काम आएगा। ओमिक कंडक्टर वो चालक होता है जिससे ओम को, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जो ओम के नियम का चालन का, जो ओम के नियम का फॉलो नहीं करते उसे बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आर, जैसे कोई मेटल वायर समझ लेना, इसमें जैसे कि कोई अर्धचालक और पीएन जंक्शन डायोड, या पढ़ेंगे जाके बड़े क्लास में। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इंपोर्टेंट, आईएमपी इंपोर्टेंट है। किस चालक का प्रतिरोध हो, उसकी लंबाई पर निर्भर करते हैं, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम बताया गया तापमान नियत होना चाहिए, मान तापमान बढ़ा दें तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा ही। ठीक है, आइए प्रतिरोधकता पढ़ लेते हैं। प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ की एक प्रतिरोध के बराबर होती है जो 1 मीटर लंबी तार में 1 मीटर वर्ग मीटर के अनुप्रस्थ काट की हो। बच्चे थोड़ा सा प्रतिरोधकता का डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यह मूलतः किसी पदार्थ की प्रति इकाई लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में विद्युत प्रवाह के प्रति अंतर्निहित प्रतिरोध का माप होता है। प्रतिरोध
प्रतिरोध क्या है? आवेश के प्रवाह के जो विरोध करता है उसे आवेश प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी अगर देखिए ये समझ लो कि ये गुण होता है किसी पदार्थ का, इसका ऐसे मतलब ओम मीटर होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता होता है आर बराबर रूल बाई एल। तो ये अब ये कर सकते हैं, देखिए ये कोई ये तो इनका फॉर्मूला क्या देखना है, ये भी एक अदिश राशि है। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है आर ए अपॉन एल। प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोधकता सिर्फ चालक पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। ये लंबाई चौड़ाई से प्रतिरोध करता है निर्भर, ये सिर्फ चालक के तापमान पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। एक सवाल जो है सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए बहुत जरूरी है, इनमें बहुत पूछा गया है, तो प्रतिरोधकता निकालिए। देखिए यहाँ पर एल पता था आपको, एरिया पता है, आर निकलना है, तो रो का फॉर्मूला कर दीजिए। रो फॉर्मूला करता है आर ए पर यहाँ पर आर दिया हुआ है, एरिया इतना है, एल पता है, काट देना, आंसर है। ये एनसीईआरटी में सवाल है, कल्याण है बिहार बोर्ड वाले को, आपसे नहीं पूछा जाता है, नहीं तो जनाजा निकाल देगा सवाल। ये बहुत खूंखार सवाल है, बहुत टॉप लेवल का सवाल है। कहता किसी तांबे का तार है जिसका व्यास इतना मीटर है, प्रतिरोधकता इतना हुआ दिया हुआ है, 10 प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की सकता होगा? देखो डायमीटर दिया हुआ है, आर निकाल लो, इतना हो जाएगा, और ये भी एमएम में दिया है, एमएम में निकाल दिया, तो आपका आर मिल चुका है इतना। रो का फर्क इतना दिया है, ये पार्ट में बोला कि कितना लंबा तार चाहिए, एल निकलना है, आर पता है 10 दशम को चाहिए, आर का फॉर्मूला इतना होता है। जब फॉर्मूला बैठाएंगे तो देखिए आर ये मतलब एरिया डिवाइड में तुझे चला बच गया एल, रो अपन एल। हमको एल का मान निकालना है तो एल बाहर करेंगे, ये रो डिवाइड में चल जाएगा। अब यहाँ से एल बराबर हो गया रो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये रो। अब सबके मान बैठाइए, आंसर पाइए, ठीक, सबके मान बैठा दिए। थोड़ा क्रॉस काट कुट करके देखना, आपने थोड़ा समय अच्छे होने चाहिए तो बना पाएंगे आप, नहीं तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन है ही नहीं है। काट देना, 2 बार बचा, पूरा डिवाइड करेंगे तो ये कट छट के आंसर बचेगा इतना। लगभग में आ रहा है तो आप कर सकते हैं 122 मीटर कर सकते हैं, इतना लंबाई चाहिए। उसमें एक और पार्ट पूछा गया था आपसे सवाल एनसीईआरटी के है ना, तो दिखाया था 6 नंबर सवाल, 1 सेकंड रुकिए बच्चे जी, तो सवाल हम दिखाते हैं। 6 नंबर सवाल है, ये सवाल हो गया। अब देखिए, अब इसमें चलो इसका निकल गया। अब प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा, तो हम अलग प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। देखिए आर अपॉन एल बाई ए, और ये रो का फॉर्मूला होता है रो एल बाई एरिया होता है, आर बराबर रो एल बाई एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या दिया है, डी व्यास के रूप में दिया है। अच्छा हाँ, इसमें एक और सवाल है, पूछा है तार को दोगुना करे तो क्या होगा? बस छोटा सा मैथ बना लीजिएगा, ये डी का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, जो नया आर जो आ रहा है, आर तो इतना आ गया, हम आर डैश बराबर क्या बोल सकते हैं 4 अपॉन पाई। देखिए आर तो इतना है तो 4, बढ़िया सही है, आर डैश हो जाएगा 4 पाई एल डी स्क्वायर। ये तो पहले से था, ये तो पहले से था, तो आर था, और 4 बटा, यानी जो अगर दोगुना करेंगे तो उसका जो नया प्रतिरोध आएगा वो उसके 4, उसका 1/4 हो जाएगा, यानी आर डैश हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध पहले 10 दिया 4 से बनना, यानी 2.5 ओम का इसका आंसर है। बिहार बोर्ड में बच्चे आप बच जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको सीखना चाहिए कंपटीशन के लिए। कर इस तार के अगर व्यास कर इससे दुगने व्यास के तार के मिल रहे तो प्रतिरोध में क्या अंतर आ जाएगा? तो प्रतिरोध में अंतर आ जाएगा, पहले प्रतिरोध था 10, तब प्रतिरोध हो जाएगा उसका 1/4 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। देखो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है 2 तरीके से हम पढ़ेंगे सिलेबस में, एक होता है श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में एकदम सिंपल है, देखो सीरीज में क्या होता है,
अरे घर पे वायरिंग करते हैं, आप अच्छी तरह समझा दोगे। देखिए मान लीजिए प्रतिरोध आपका 1 2 3 है, सबका माइनस एक तरफ, सबका प्लस एक तरफ कर दें तो हो गया सीरीज। यानी इसका देखो, एक मान लीजिए प्रतिरोध एक है R1 R2 R3, एक बेंडिंग इधर किया गया है, एक वायरिंग इधर है। अब इसका प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा पहले वाले के पहले जुड़ जाएगा, अब इसका दूसरा सिरा पहले वाले के पहले जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध जुड़ सकते हैं, तो इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें धारा जो होता है सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा समान धारा बहेगी, और इसमें 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 सब में सेम करंट जाएगा। अनेक प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध याद करना है तो कैसे याद करेंगे। मान लीजिए भी होता है V1 प्लस V2, बहुत सारे वोल्ट जुड़े हुए हैं। V का फॉर्मूला होता है IR, ओम के नियम से। V1 कहता है IR1, V2 के लिए IR, R1 के लिए V1 के लिए VIR1, V2 के लिए VIR2, V3 IR3। ऐसा में इसको जोड़ेंगे तो समय आई कॉमन कर लो, R1 R2 बन जाएगा। तो ओम के नियम से हम ये देखो, यहाँ से आई से आई काट देंगे तो R पर बचेगा, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सबका प्रतिरोध जोड़ देंगे सीरीज में, टेंशन। सीरीज से बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, आसान आसान। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सबको जोड़ने पर अकेले आता है। वो 3 को जोड़ेगा तो अकेले जो आएगा वो बराबर आएगा। इस पर क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं है। समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम ऐसे होता है, पर इसकी डिफिनेशन देख लो, फिगर समझो। सबका माइनस एक तरफ, सबका प्लस एक तरफ, ऐसा होता है, ये पैरेलल होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वैल्यू ऑफ द करंट डिफरेंस, इसमें वैल्यू जो करंट होती है अलग अलग होती है, धारा अलग अलग होती है, लेकिन इसमें वोल्ट सेम होता है। इसमें पोटेंशियल विभवांतर समान होती है। इट मीन्स करंट डिवाइड, इसमें धारा बढ़ जाती है लेकिन वोल्ट इसमें सेम होता है। तो यहाँ से कर सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2, और दो जोड़ है तो I1 प्लस I2 मान लो। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V बटा R। I बराबर देखो फॉर्मूला तो होता है V बराबर IR, फॉर्मूला तो होता है V बराबर IR। यहाँ से I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला हो जाएगा R बटा में हो जाएगा V बटा R। I की जब रख दिया V बटा R, यहाँ पर I1 है तो V बटा R1, I2 है तो V बटा IR2, और तीनों जोड़े तो क्या होगा V बटा R3। एक और ले लो, I3 ले लो इसमें। सब में से भी ऊपर से कॉमन कर लो तो बचेगा IR1 IR2, भी से भी कट जाएगा तो 1 बटा R बचेगा IR1। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। समांतर क्रम में सुनिश्चित अनेक प्रतिरोध के जो समतुल्य प्रतिरोध होता है प्रत्येक से छोटा होता है और सीरीज में बड़ा होता है, याद रखिएगा, हो जाएगा। कंटेंट तो है मेरे पास, कंटेंट तो है, लेकिन लगता है कि एक लेक्चर और लेके आना पड़ेगा। चलो देखता हूँ, जितना थोड़ा सा और खींच लेते हैं। एक बार बच्चों के मैं नोट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, कर प्रतिरोध के संयोजन में प्रतिरोध से एक हटा लिए तो प्रतिरोध क्या होगा। देखो बच्चे जी, बोला गया है, और इस सवाल इस परीक्षा में पूछा गया था कि संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन किया है, प्रतिरोधों को एक संयोजन में से प्रतिरोधों को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा, कुल प्रतिरोध बढ़ गया है, वो कौन है, सीरीज है कि पैरेलल है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिएगा सीरीज होगा केस 1, मान लीजिए 4 ओम R2 लेते हैं, 2 ओम, दो अलग अलग प्रतिरोध है, सीरीज में तो 6 ओम आएगा, एक हटा लेंगे तो 4 ओम आएगा। केस 2 लेते हैं सर, अगर बोला कि बताओ कौन क्रम है, अच्छा इस साल का सवाल है ये। केस 2 में 1 बटा R1 ऐसा फॉर्मूला होता है, यहाँ से इतना रहे, और एक हटा लेते हैं तो कितना रहे, इतना रहे, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, वो पैरेलल होगा, और बढ़ रहा है तो एक हटाने पर तो पैरेलल होगा। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, बताइए। ये क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिए खुद से। हो गया। देखो तो मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, आप लोग को बनाना चाहिए, आप बनाइएगा, आपका काम है।
एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजरने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो उतना ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ए 1.5 जूल का ही काम करना पड़ेगा, जितना जूल काम करें उतना ही वोल्ट। हो गया, हो गया जी। ये वाला नहीं लिखना है, नीचे वाला। जल्दी करो, कितने भाग बांटने चाहिए? देखो भाई, जो उसका क्या बोलते हैं, इसकी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, जो उसको पोटेंशियल अंतर करो, 2 एम्पियर में से 0 हटा लो और जितना भाग करना है उसे भाग करो। ऐसे 2 सवाल परीक्षा में पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में। सेल का विद्युत वाहक बल है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेल की द्वारा इकाई इसमें किया गया कार्य को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जरूर कीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन के आधार पर है। 0.0 वोल्ट आएगा। 1 वोल्ट कब कहते हैं जी? जब 1 जूल काम 1 कूलम के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े। ये आपका होमवर्क है, पढ़ चुके हैं आप जस्ट अभी। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? अच्छा, ये तो नहीं बताएंगे, चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि वोल्ट मीटर को और सीरीज को कैसे जोड़ते हैं, अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, कर लीजिएगा। विभवांतर कैसे मात्रक कर लेना है आपको। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है कर लेना है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? देखो ये नोट्स 25 में सवाल आया है, अपने नोट्स में है कि नहीं है? देखो अदिश राशि है। घरेलू पर्थ में अच्छा सीरीज और पैरेलल जोड़ते हैं तो नुकसान क्या है? सीरीज में देखो, अगर सीरीज में जोड़ते हैं ऐसे जोड़ा जाता है प्रतिरोध, मान लीजिए एक बल्ब हो गया, ऐसे जोड़ दिया, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक, और एक पंखा है, तो अपने से जोड़ा है। अब गलती से मान लीजिए बल्ब ये खराब हो जाएगा तो पंखा पर नहीं चलेगा। सीरीज में यदि होता है। और पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? पैरेलल में अलग अलग स्विच है, पंखा का अलग स्विच है, ये खराब होगा तो जलता रहेगा। दिवाली आ रहा देखना, जो झुक जलता है तो उसमें एक लेक्चर और लाएंगे तब फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे, आपको मजा भी आएगा जबरदस्त। चलिए क्या हीट उठ हम और पावर अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 2 अपने यहाँ से आएगा, लेक्चर 2 यहाँ से आएगा, ठीक है ना। मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, आप अच्छे बच्चे हैं इसीलिए थैंक यू बोलना पड़ता है मुझे। हो गया, देखिए अब इसके आगे से नोट्स नीचे वाला लेक्चर हम पढ़ाएंगे अगली बार में। ये सिर्फ नोट्स बना लेना है। ये सब एक्सप्लेन करेंगे अगले नियम में, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, लेने का नहीं। मेरा मन है कि आपका सेंटर एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म किया जाए, इसके लिए थोड़ा हम परेशान हैं। केमिस्ट्री तो पुराने लेक्चर से ही पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। हीटिंग एलिमेंट, बस इतना ही था नोट्स में। नोट्स बना के रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, मज़ा आएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे ऑफलाइन के छात्र हैं, जो भी ऑनलाइन छात्र हैं, एक बार अपना दिल से सुझाव दीजिएगा। लेक्चर ध्यान से देखना है, पढ़ना है, PYQ लगाना है, फिर रेटिंग करना है इस लेक्चर को कि सर क्या मुझे और करना चाहिए आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।